हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम लोग बिहार एस्टेट की तैयारी को अच्छी तरीके से करने वाले हैं। अगर आप लोग इस बार एग्जाम में मान लो बिहार एस्टेट आप लोग नहीं दे पाते हैं, जो बिहार 3 पॉइंट जो आई हुई है वैकेंसी, अगर उसमें नहीं दे पाते हैं तो हो सकता है आप लोग अगली बार में, मैं चाहता हूं कि पहली बात तो आप लोगों को इसी में मौका मिलना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो आप लोगों को अगली बार में आप लोग तैयारी करके रहिए। जो अगस्त में हम लोगों को नेक्स्ट जो 4th में आने वाली हैं बीपीएससी, जो फोर्थ की आने वाली है, 4.0 की वैकेंसी जो आने वाली है, उसमें आप लोग जरूर क्वालिफाई कर जाइए और उसमें एग्जाम में आप लोग जरूर बैठिए, मेन एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग, मैं देखो, अगर कुछ बच्चे हैं अगर बीपीएससी के एग्जाम में लगे हुए हैं तो लगे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ बच्चे जो हैं बिहार एस्टेट में भी जो है देना चाहते हैं तो वो भी अपनी साथ ही साथ में प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि अभी हम फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि अभी बीपीएससी का एग्जाम नहीं है, मतलब बिहार एस्टेट का एग्जाम नहीं होगा क्योंकि बीपीएससी का होगा, ये मत सोचिए। ठीक है, अभी फिलहाल अपने कंटिन्यू मतलब तैयारी को लगातार करते रहिए। ठीक है, और मैं आप लोगों की तैयारी लगातार कराता रहूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पार्ट 2 की क्लास करने वाले हैं हम लोग। सब्सिडरी बुक मैंने आप लोगों को बताया था कि सब्सिडरी बुक की अगर डिटेल क्लास करनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर अच्छी तरीके से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने 6 क्लासें पूरी डिटेल में एक एक पॉइंट को आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया है, उसको आप लोग जरूर देखिए और प्रैक्टिस आप लोग यहाँ पर कीजिए क्योंकि ये 13 क्लास हैं, मतलब 13 क्लासों में हम लोगों ने एमसीक्यू टाइप 13 क्लासें लगभग में कर ली हैं, लगभग में क्या कर ही ली हैं। ये 13वीं नंबर की क्लास हम लोगों की आज हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग सब्सिडरी बुक जो है वो कैश बुक की हम लोग बात करने वाले हैं। कैश बुक क्या होती है इस बारे में, कैश बुक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और कैश बुक कितने प्रकार की होती है, ये सब बातें मैंने आप लोगों को पहले ही बताई हुई हैं। अगर नहीं देखी हैं तो आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में बात करते हैं और लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि द्विस्तंभीय रोकड़ पुस्तक में अभिलिखित होता है। देखो, रोकड़ पुस्तक जो है वो 3 प्रकार की होती है। रोकड़ पुस्तक मैंने बताया था आप लोगों को कि रोकड़ पुस्तक जो है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो एक होती है साधारण रोकड़ पुस्तक, साधारण रोकड़ पुस्तक, एक होती है साधारण रोकड़ पुस्तक। ठीक है, एक होती है हम लोगों की 2 खाने वाली रोकड़ पुस्तक, 2 खाने वाली रोकड़ पुस्तक। ठीक है, 2 खाने वाली रोकड़ पुस्तक। और एक होती है हम लोगों की 3 खाने वाली रोकड़ पुस्तक, एक होती है 3 खाने वाली रोकड़ पुस्तक। तो इसमें पूछा गया है कि द्विस्तंभीय जो दो खाने वाली रोकड़ पुस्तक है, डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड। डबल कॉलम कैश बुक में हम लोग कौन कौन से लेन देन लिखे जाते हैं? तो सभी लेन देन उसमें लिखे जाते हैं। नगद और बैंक के लेन देन लिखे जाते हैं, या फिर केवल नगद के लेन देन लिखे जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है कि द्विस्तंभीय रोकड़ पुस्तक में अभिलिखित होता है तो कौन सी बात इसमें अभिलिखित होती है। मैंने एक एक बात आप लोगों को, मतलब कि छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात आप लोगों को बताई हुई है। ठीक है, तो आप लोग इसका सही आंसर जो है वो आप लोग बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा कि केवल हम लोग इसमें क्या लिखते हैं कि नगद और बैंकिंग लेन देन इसमें हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें द्विस्तंभी की बात हम लोग करते हैं तो इसमें हम लोग सभी नगद की बात करते हैं और बैंक की बात भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर छूट डिस्काउंट की बात तो की ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग दूसरे ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाने वाले हैं, क्योंकि 2 कॉलम कैश बुक में एक कॉलम हो जाएगा कैश का और एक कॉलम हो जाएगा बैंक का। ठीक है, मतलब कि इसमें कोई 2 कॉलम होते हैं, कोई 2 कॉलम हो सकते हैं। कौन कौन से 2 हो सकते हैं? या तो कैश का हो सकता है और बैंक का हो सकता है, कैश का और बैंक का साथ में हो सकता है कैश का और डिस्काउंट का साथ में हो सकता है, डिस्काउंट का साथ में हो सकता है, और हो सकता है कि बैंक का और डिस्काउंट का साथ में
हो सकता है यही कॉम्बिनेशन बनते हैं, मतलब कि ये 2-2 के पेयर बनते हैं, तो इसीलिए इसे द्वय खाने वाली रोकड़ पुस्तक कहते हैं। और कोई 2 कॉलम, इसमें कोई 2 कॉलम हो सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट की बात तो एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग बी पॉइंट के साथ जाएंगे। बी क्वेश्चन नंबर मतलब बी पॉइंट मतलब बी जो है ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, रहा समझाने की बात, तो मैंने समझा भी लिया है और मैंने पहले ही आप लोगों को समझाया हुआ है। इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है कि डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड, डबल कॉलम कैश बुक में हम लोग क्या लिखते हैं? तो ऑल ट्रांजैक्शन तो इसमें नहीं लिखेंगे। ठीक है, कैश एंड बुक ट्रांजैक्शन, बुक की मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहाँ पर बैंक ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। और नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि ओनली कैश ट्रांजैक्शन, तो ये भी बात हम लोग नहीं करेंगे। नन ऑफ द एबव, क्योंकि अगर हम लोग एक खाने वाली रोकड़ पुस्तक होती या साधारण रोकड़ पुस्तक होती तो हम लोगों का आंसर ये हो जाता। लेकिन यहाँ पर 2 खाने की बात करी है, तो 2 खाने में कोई 2 खाने तो होंगे। तो यहाँ पर एक कॉलम होगा कैश का और दूसरा कॉलम होगा बैंक का। तो यहाँ पर बैंक को में हम लोग बैंक ट्रांजैक्शन को लिखेंगे और कैश में हम लोग कैश को लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि रोकड़ में खरीदे हुए माल को अभिलिखित किया जाएगा। अगर हमने कोई मान लो हमने माल खरीदा है, और माल खरीदा है कैसे? तो माल खरीदा है रोकड़ से मतलब यहाँ पर नगद से, नगद का मतलब कैश से, और कैश से खरीदा है तो उसे हम किस बुक में लिखेंगे? किस बुक में लिखेंगे? क्रय पुस्तक में लिखेंगे। तो क्रय पुस्तक में अगर हमने उधार माल खरीदा होता, कैसे माल खरीदा होता? तो अगर हमने उधार माल अगर खरीदा होता तो हम लोग इस बुक में लिख देते। लेकिन विक्रय पुस्तक में अगर हमने उधार माल बेचा होता, तो अगर हमने उधार माल अगर हमने बेचा होता तो हम लोग इस बुक में लिखते। तो हम लोग रोकड़ में खरीदे हुए माल को अभिलेखित किया जाएगा। तो अभिलेखित किस में किया जाएगा? तो रोकड़ पुस्तक में अभिलेखित किया जाएगा। तो उसके लिए हम लोग कौन सी बुक बनाएंगे? कैश बुक की बात करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कि हम लोग किस बुक में लिखेंगे? तो हम लोग रोकड़ पुस्तक में लिखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि गुड्स परचेज ऑन कैश, गुड्स जो है वो परचेज किया है कैश से, तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे आर रिकॉर्ड इन द, तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 3 नंबर में लिखा हुआ है कि यदि किसी लेनदेन के नाम को बोलते हैं डेबिट। ठीक है, यदि किसी लेनदेन के नाम और जमा को बोलते हैं क्रेडिट। यदि किसी लेनदेन के डेबिट और क्रेडिट मतलब नाम और जमा पक्ष का अभिलेखन रोकड़ बही में किया जाता है तो यह एक है। कैसी प्रविष्टि है? तो उभय पक्ष प्रविष्टि है, साधारण प्रविष्टि है, द्विपक्षीय प्रविष्टि है, या फिर एकाकी प्रविष्टि है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है कि यदि किसी लेनदेन के नाम और जमा पक्ष का हम लोग अभिलेखन रोकड़ बही में किया जाता है तो ये कैसा ट्रांजैक्शन माना जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है तो उसे हम लोग कैसा मानेंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि अगर कोई एंट्री है, ठीक है, जैसे हम लोग मान लो कि बैंक में अगर हमने रुपए जमा किए, तो बैंक में हम रुपए जमा करेंगे तो एंट्री क्या डालेंगे? तो आप कहेंगे कि हम लोग एंट्री डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 में बैंक अकाउंट डेबिट 2 में क्या हम लोगों ने सेंड किया है? तो कैश अकाउंट। तो इस प्रकार से हम लोग जब ये एंट्री डालेंगे ना, तो यहाँ पर बैंक का कॉलम भी है
और कैश का कॉलम भी है। तो मतलब कि यहाँ पर जब हम लोग दोनों एंट्री को लिखेंगे तो यहाँ पर उभय पक्ष जो है प्रविष्टि की जाती हैं तो उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। और कॉन्ट्रा एंट्री में हम लोग सी से इसको इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं। जब हम लोगों ने बनाए हुए थे ये जो बुक्स बनाते हैं तो हम लोग इस प्रकार से उनको लिखते हैं। अब यहाँ पर तो मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता, लेकिन जब मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल कराऊंगा और पैसे न्यूमेरिकल की ज़रूरत नहीं है, याद रखिए कि इस प्रकार से क्वेश्चन ये पूछा गया है तो इसको आप लोग यह कर लीजिए कि आईएमपी क्वेश्चन में आप लोग इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर में लिखा हुआ है, 4 नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं कि रोकड़ वही, यहाँ पर ये वही लिखा हुआ है कि रोकड़ वही में कौन से लेन देन नहीं लिखे जाते हैं। तो रोकड़ वही में कौन से लेन देन नहीं लिखे जाते हैं? तो नगद प्रकृति के लेन देन नहीं लिखे जाते हैं, उधार प्रकृति के लेन देन नहीं लिखे जाते हैं, नगद और उधार प्रकृति के लेन देन नहीं लिखे जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है कि रोकड़ बही में हम लोग किस प्रकार के लेन देन जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं लिखे जाते। तो रोकड़ बही मतलब क्या है? इसका नाम ही है कैश बुक, और कैश बुक में हम लोग कैश की बात करेंगे, तो उधार की बात तो यहाँ पर करेंगे नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बी प्रकार के मतलब कि उधार प्रकृति के लेन देन जो हैं वो यहाँ पर नहीं लिखे जाते। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है क्वेश्चन कि कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ, कौन सी ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं? तो कैश नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ये पूछा गया है। कि क्रेडिट नेचर की जो है उसको नहीं करते हैं, या फिर कैश एंड क्रेडिट नेचर की हम लोग जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है कि हम लोग उधार जो है क्रेडिट नेचर की जो है उस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में इंक्लूड नहीं करते हैं या रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 5 नंबर। अब 5 नंबर में क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको देखते हैं। और लिखा हुआ है कि चेक प्राप्त किया लेकिन अगले दिन जमा किया, अभिलेखित किया जाता है। तो अभिलेखित किया जाएगा, किस में अभिलेखित किया जाएगा? चेक जो है वो प्राप्त किया है लेकिन अगले दिन मैंने बैंक में जाके उसको जमा किया है, तो इसका अभिलेखित रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको रिकॉर्ड करेंगे तो रोकड़ स्तंभ में इसको रिकॉर्ड करेंगे, रोकड़ वही का बैंक स्तंभ में रिकॉर्ड करेंगे, या फिर उपरोक्त दोनों पक्षों में रिकॉर्ड करेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है कि चेक प्राप्त किया है लेकिन अगले दिन जमा किया है, तो इसे अभिलेखित करेंगे कि चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटरी ऑन द नेक्स्ट डे आर रिकॉर्ड इन। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। इंग्लिश में क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है कि इसका सही आंसर जो है उसे हम लोग किस पर रिकॉर्ड करेंगे? तो इसे हम लोग रोकड़ वही का जो स्तंभ में रिकॉर्ड करेंगे, तो कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि रोकड़ वही का रोकड़ स्तंभ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और 6 में लिखा हुआ है, खुदरा रोकड़ पुस्तक भी मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई है, जैसे पेटी कैश बुक कहते हैं। पेटी कैश बुक में छोटे छोटे लेन देनों को लिखते हैं। अब पूछा गया है कि खुदरा रोकड़ वही में प्रणाली कौन सी अपनाई जाती है? उपार्जित प्रणाली अपनाई जाती है, अग्रदय प्रणाली अपनाई जाती है, रोकड़ प्रणाली अपनाई जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खुदरा रोकड़ वही में इन लिखा हुआ है कि इन पेटी कैश बुक द सिस्टम फॉलो, उसमें कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है? एक्वरल सिस्टम को फॉलो किया जाता है, इम्प्रेस सिस्टम को फॉलो किया जाता है, या कैश सिस्टम को फॉलो किया जाता है, या फिर नन ऑफ दीज।
तो इसका सही आंसर बताना है कि इसमें जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसमें जो सही आंसर है वो अग्रदय प्रणाली को इसमें अपनाया जाता है। अग्रदय प्रणाली का मतलब होता है, जैसे मान लो, ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा। देखो, वैसे तो बताने को तो बहुत बातें बता दूं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये पिटी कैश बुक है। अब पिटी कैश बुक में हम लोग छोटे छोटे लेन देन, छोटे छोटे जो लेन देन हैं, छोटे छोटे व्यय हैं, उनको लिखते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें जैसे मान लो कि 5 रुपये पर आपने चाय पर खर्च किए, 2 रुपये की आप पेन ले आई, मान लो पेन 5 रुपये की पेन, मान लो पेन लेकर आई, ठीक है। 2 रुपये के कागज़ लाई, कागज़, ठीक है। और इस प्रकार से मतलब कि और 10 रुपये की मान लो आपको टिकट आई, डाक टिकट की बात करेंगे। इस प्रकार से मतलब छोटे छोटे जो लेन देन होते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए बार बार जो कैश बुक में इसको लिखेंगे, कैश बुक में लिखेंगे, इसको कैश बुक में लिखेंगे। अब कैश बुक में अगर हम लोग ये सब लेन देन जो है कैश बुक में लिख देते हैं, छोटे छोटे लेन देन, तो इससे क्या होगा, कैश बुक बड़ी बन जाएगी, कैश बुक का रूप है जो विस्तृत हो जाएगा और उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत सी महसूस होगी। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसीलिए मान लो कि आपको पहले से ही कितने रुपए दे दिए हैं, 1500 रुपये दे दिए हैं। अब आप लोगों से कहा जाता है कि जो छोटे छोटे खर्चे हैं, ये कैश बुक ने कितने रुपए दे दिए, इसमें से 1500 रुपये। अब 1500 रुपये ये दे दिए और इसे कहा है कि ये छोटे छोटे खर्चे जो हैं ये आप लोग यहाँ पर मत लिखिए, कैश बुक में मत लिखिए। आप लोग किस में लिखिए, आप लोग इसको पिट्टी कैश बुक में लिखिए, छोटी खुदरा रोकड़ पुस्तक में लिखिए, जो छोटे छोटे खर्चे हैं। और जो शेष बैलेंस बचे उसको अगली साल ले जाइए, टू बैलेंस बाई बैलेंस करके। तो जैसे मान लो 1500 रुपये हमें मिले, उसमें से अग्रदय मतलब अग्रदय की प्रणाली का मतलब समझ गए, पहले ही मिल गए कितने रुपए, 1500 रुपये खर्च करने के लिए। अब जरूरी नहीं है कि पूरे 1500 ही खर्च हो जाएं, हो सकता है कम भी हो सकते हैं, ठीक है। अब 1500 में से मान लो हम लोगों ने 1260 खर्च कर लिए छोटे छोटे लेन देनों से। अब बचे हुए बैलेंस को हम लोग अगली बार इसको लिखेंगे टू बैलेंस करके। टू बैलेंस हमारे पास कितना है, तो मान लो जो शेष बचा वो हमारे पास है, तो इसीलिए इसे अग्रदय प्रणाली कहते हैं। अग्रदय का मतलब पहले भुगतान कर दिया है 1500 रुपये का। अब उसके बाद आप छोटे छोटे पेमेंट को अपने आराम से करते रहिए, ठीक है। तो ये होती है पिटी कैश बुक। अब पिटी कैश बुक का मैं आप लोगों को टेलीग्राम में इसके स्पेसिमेन, सारे के सारे कैश बुक के स्पेसिमेन, पिटी कैश बुक के स्पेसिमेन, इनको जरूर दे दूंगा। आप लोग उनको टेलीग्राम में ज्वाइन कर दीजिए। एक बात याद रखें, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि यहाँ पर बात करते हैं बी ऑप्शन में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इम्प्रेड सिस्टम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करते हैं, और 7 नंबर में लिखा हुआ है कि 7 नंबर में लिखा हुआ है कि त्रिस्तंभीय का मतलब तीन खाने वाली या त्रिस्तंभीय रोकड़ वही में उभय पक्ष प्रविष्टि कब जन्म लेती है। उभय पक्ष प्रविष्टि का मतलब कॉन्ट्रा जो एंट्री है वो कब जन्म लेती है, ये बात पूछी गई है। तो कॉन्ट्रा एंट्री उसमें कब जन्म लेती है, तो बैंक से रोकड़ को निकालने पर, लेनदारों को भुगतान करने पर, या बैंक से रोकड़ निजी उपयोग हेतु निकालने पर, या फिर उपरोक्त सभी लेन देन करने पर त्रिस्तंभीय में कॉन्ट्रा एंट्री जो है वो जन्म लेती है। तो इन 3 कॉलम, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इन 3 कॉलम कैश बुक व्हेन डज कॉन्ट्रा एंट्री ऑक्वायर्स। तो इसमें पूछा गया है कि कॉन्ट्रा एंट्री कब जन्म लेती है, कि विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक। तो यहाँ पर भी हम लोगों का कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पर भी हम लोगों की जन्म लेती है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर जो है कॉन्ट्रा एंट्री की बात करते हैं, तो कॉन्ट्रा एंट्री जो है वो यहीं पर जन्म लेती है कि अगर हम लोग बैंक से कैश निकालेंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो आएगा क्या, कैश अकाउंट डेबिट होगा। और यहाँ पर देने वाला कौन है, तो देने वाला है बैंक। तो यहाँ पर 2 में कौन आएगा, बैंक अकाउंट। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो यहाँ पर कैश भी है और बैंक भी है। जब दोनों ऑप्शन एक ही जगह पर मिले, एक ही एंट्री में मिले, तो उसी को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, क्योंकि इन दोनों लेन देनों को हम लोग लिखेंगे उसमें। तो दोनों लेन देनों को लिखेंगे तो यही इसी को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। और कॉन्ट्रा एंट्री में तो यहाँ पर बात करते हैं 7 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और 8 नंबर में लिखा हुआ है कि रोकड़ खाता है। रोकड़ खाता कैसा खाता है? तो रोकड़ खाता कैसा खाता है? व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नाम मात्र का खाता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताना है कि कैश अकाउंट इज। तो कैश अकाउंट कैसा खाता है कि पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो है, अब यहाँ पर अगर हम लोग खाते की बात करते हैं तो कैश हम लोगों को दिखाई देता है। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि कैश जो है वो दिखाई देता है, और कैश हम लोगों का कैसा है? संपत्ति है। और संपत्ति की अगर हम लोग बात करते हैं तो संपत्ति के जितने भी खाते होते हैं तो वो रियल होते हैं, तो वास्तविक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मतलब कि वास्तविक खाता जो है वो रोकड़ खाता कैसा खाता है? तो रोकड़ खाता वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर में लिखा हुआ है कि पेशगी प्रणाली का संबंध है। पेशगी प्रणाली मतलब कि द इम्प्रेस्ड सिस्टम जो है वो, इसका संबंध जो है वो किससे है? तो क्रय वही से संबंधित है। पेशगी का मतलब होता है हमने पहले से ही रुपए दे दिए हैं, और वह पेशगी को अग्रदय बोलते हैं। तो विक्रय वही से संबंध है, रोकड़ वही से संबंध है, या फिर खुदरा रोकड़ वही से संबंध है। इसका राइट आंसर जो है वो आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो खुदरा रोकड़ वही। मैंने अभी आप लोगों को बताई हुई है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कि पेशगी का मतलब होता है कि हमने पहले ही रुपए हमें 1500 मिल गए हैं छोटे छोटे खर्चों को करने के लिए। छोटे छोटे खर्चों को करने के लिए हम लोगों को रुपए मिल गए हैं। जितने होंगे उनको हम लोग लिखेंगे, उनका टोटल करेंगे। मान लो हम लोगों को 1500 रुपये मिले और 800 रुपये हमारे खर्च हुए, तो हमने 800 रुपये यहाँ पर लिख दिए। बचे कितने? 700 रुपये। तो हम लोग 700 रुपये हम लोगों के बैलेंस हैं, और अगली बार हम लोग जब यूज करेंगे तो ये 700 को भी हम लोग लिखेंगे, और फिर इनमें से छोटे छोटे खर्चों को इनमें करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों को अग्रदय मतलब पेशगी में पहले ही रुपए मिल जाते हैं खर्चे करने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं अपनी भाषा में इसको। अग्रदय का मतलब पहले से ही मिल जाना, ठीक है। पेशगी का मतलब पहले से ही, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर पेटी कैश बुक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और 10 नंबर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रोकड़ वही के रोकड़ वही के बैंक खाने का नाम शेष प्रकट करता है। तो क्या प्रकट करता है? जमा को प्रकट करता है, अधिविकर्ष को प्रकट करता है, दोनों में से कोई को नहीं प्रकट करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो रोकड़ वही के बैंक खाने का नाम शेष प्रकट करता है। तो क्या प्रकट करता है? तो इसका राइट आंसर जो है तो वो क्या हो जाएगा कि आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि वो जमा शेष जो है, डिपॉजिट जो है वो प्रकट करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और 11 नंबर की बात करते हैं, और 11 नंबर में लिखा हुआ है कि रोकड़ खाता बनाने के लिए देनदारों से आवश्यक प्राप्त नगद लिया जाता है। तो रोकड़ खाता बनाने के लिए देनदारों से, देनदारों का मतलब यहाँ पर है डेप्टर्स से। तो डेप्टर्स से आवश्यक जो नगद प्राप्त किया जाता है तो उसे कुल देनदारों से, चिट्ठे से, रोकड़ वही के विश्लेषण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसे अगर हम लोग बात करते हैं कि रोकड़ खाता बनाने के लिए देनदारों से आवश्यक जो प्राप्त नगद लिया जाता है तो वो किस हिसाब से लिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है कि इसका जो सही आंसर है वो किससे लिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई ऑप्शन, मतलब कि कुल देनदारों से लिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है
ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि टोटल डेप्टर्स अकाउंट की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हम लोग डेप्टर्स अकाउंट को देखेंगे और रोकड़ खाता बनाने के लिए हम लोग देनदारों से आवश्यक जो प्राप्त नकद दिया जाता है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, और इस खाते से हम लोग उसको लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और लिखा हुआ है 12 नंबर में। अब 12 नंबर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बैंक खाता का जमा शेष दिखाता है। बैंक खाता का जमा शेष दिखाता है। बैंक के पास जमा को दिखाता है, बैंक से अधिविकर्ष को दिखाता है, या बैंक ऋण दिखाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इंडिकेट, तो क्या इंडिकेट करता है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट क्या इंडिकेट करता है? डिपॉजिट विथ बैंक से, डिपॉजिट विथ बैंक इंडिकेट करता है, ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक इंडिकेट करता है, बैंक लोन इंडिकेट करता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है कि बैंक खाते का जमा शेष दिखाता है। बैंक खाते का जमा शेष, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इंडिकेट, तो क्या इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है बैंक अधिविकर्ष इंडिकेट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट को इंडिकेट करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 13 नंबर में लिखा हुआ है कि खुदरा रोकड़ वही लिखने के लिए रखा जाता है। खुदरा रोकड़ वही लिखने के लिए क्या रखा जाता है? खुदरा नगद प्राप्तियों को रखा जाता है, खुदरा नगद भुगतानों को रखा जाता है, या फिर दोनों को रखा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। खुदरा रोकड़ वही लिखने के लिए क्या रखा जाता है? लिखने के लिए रखा जाता है, किसको रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है कि खुदरा नगद भुगतानों को हम लोग, छोटे छोटे भुगतानों को यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन प्राप्ति हम लोग एक बार ही कर लेते हैं और उसी को पेशगी या फिर अग्रदय भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बातें, दोनों क्वेश्चन कराए हुए हैं और ये तीसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने अलग अलग लैंग्वेज में पूछे गए हैं। तो इसीलिए ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जामों में आए हुए हैं, तो इनको आप लोग मैं करा रहा हूँ। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कई एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कोई BIEC के क्वेश्चन है, ठीक है, तो CPT के क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, तो उनको जरूर करिए आप लोग, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि पेटी कैश बुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड, तो पेटी कैश बुक जो है इज मेंटेन टू रिकॉर्ड पेटी कैश पेमेंट, छोटे छोटे पेमेंटों को यहाँ पर हम लोग पेटी कैश बुक में लिखते हैं। तो इसीलिए तो खुदरा रोकड़ वही लिखने के लिए क्या रखा जाता है? तो खुदरा नगद भुगतानों को यहाँ पर रखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 14 नंबर में कि खुदरा रोकड़ वही का शेष होता है। खुदरा रोकड़ वही का जो शेष होता है वो तरल संपत्ति होता है, दायित्व होता है, क्रय होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो बताना है कि खुदरा रोकड़ वही का जो शेष होता है वो क्या होता है। तो याद रखिए कि तरल संपत्ति होता है, क्योंकि तरल संपत्ति का मतलब खुदरा रोकड़ पुस्तक में मान लो हमें 1500 रुपये मिले खर्च करने के लिए, छोटे छोटे पेमेंटों को खर्च करने के लिए। अब हमने से उसमें से कुछ खर्च किया और मान लो हम लोगों ने 800 रुपये खर्च किए, तो बचे कितने? अब 700। अब 700 जो बचे हैं वो क्या है? तो वो कैश है। और कैश कैसी संपत्ति है? तो कैश एक लिक्विड एसेट्स है। कैश एक कैसी संपत्ति है? तो लिक्विड एसेट्स है, करंट एसेट्स है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस कैश मतलब की संपत्ति की बात हम लोग करेंगे तो यहाँ पर ए ऑप्शन की तरफ हम लोग जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल, ना तो लाइबिलिटी है ना तो वो परचेज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर 14 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो एक संपत्ति है। उसके बाद लिखा हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन में, और 15 नंबर की बात अगर हम लोग करते हैं कि रोकड़ वही है। रोकड़ वही क्या है? स्मृतिका वही है, मेमोरेंडम बुक है, प्रधान वही है, प्रिंसिपल्स बुक है, सहायक वही है,
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि रोकड़ वही जो है वो सहायक वही तो नहीं है, ठीक है, तो वो सहायक वही नहीं है, ठीक है, सहायक वही है, ठीक है। तो रोकड़ वही जो है वो कैसी वही है, तो रोकड़ वही सहायक वही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने थोड़ा सा बता दिया आप लोगों को, रोकड़ वही सहायक वही नहीं है, लेकिन सहायक वही है, मुख्य सहायक वही है, तो इसको याद रखिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि रोकड़ वही एक सहायक वही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रोकड़ वही एक सहायक वही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 16 नंबर में, कि ग्राहक की बात अगर हम लोग करते हैं कि ग्राहक से प्राप्त चेक को लिखते हैं। ग्राहक से अगर हमें चेक मिला है तो उसको हम लोग किस पुस्तक में लिखेंगे, रोकड़ वही में लिखेंगे, विक्रय वही में लिखेंगे, क्रय वही में लिखेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हमें ग्राहक से, कस्टमर से कोई चेक मिलता है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इज रिकॉर्डेड इन, तो हम लोग उसे किस में लिखेंगे, तो उसे हम लोग किस में लिखेंगे, सिंपल सी बात है, उसे हम लोग, क्योंकि चेक दो या कैश दे तो एक ही बात है, तो यहाँ पर उसे हम रोकड़ वही में लिखेंगे, कैश बुक में लिखेंगे। तो यहाँ पर इन ऑप्शनों में तो एक ही है, कैश बुक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे हम लोग कैश बुक में लिखेंगे, और राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 20 नंबर में, कि जब कोई फर्म रोकड़ वही बनाती है तो उसे बनाने की क्या ज़रूरत नहीं है। तो उसे क्या बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये विशेषताओं में मैंने बताया था कि जब कोई फर्म रोकड़ वही बनाती है तो उसे कैश अकाउंट क्या बनाने की ज़रूरत नहीं है, कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो खाता बही में रोकड़ खाता और बैंक खाता बनाने की उसे ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन भी नहीं पढ़ने हम लोगों को, इस प्रकार से हम लोगों को अपनी तैयारी को करना है। तो बस हम लोगों को सही ऑप्शन की तरफ ही बिल्कुल देखना है, और उसके बाद हम लोगों को इसका चारों ऑप्शन में से बेस्ट का आंसर निकालना है हम लोगों को, और यही हम लोगों का आंसर होने वाला है। और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल लगाया होगा कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हेन ए फर्म मेंटेन ए कैश बुक इज नीड नॉट मेंटेन, तो इनमें से कौन सा जो है फिर उसे नहीं बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन द लेजर, ठीक है। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि 3 खाने वाली रोकड़ बही में छूट का लेखा किया जाता है। कौन सी छूट का लेखा इसमें हम लोग करते हैं, तो ये भी बात मैंने बताई हुई थी कि हम लोग यहाँ पर व्यापारिक छूट की बात हम लोग नहीं करते हैं, व्यापारिक छूट की बात हम लोग नहीं करते हैं। तो हम लोग कौन सी छूट की बात करते हैं, तो हम लोग नगद छूट की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। किस छूट की बात करते हैं, नगद छूट की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो व्यापारिक छूट की बात करते हैं, नगद छूट की बात करते हैं, नगद डिस्काउंट की बात करते हैं, मौसमी डिस्काउंट की बात करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 3 खाने वाली रोकड़ बही में कौन सा के जो है लेखा लिखते हैं हम लोग, कौन सी डिस्काउंट का लेखा लिखते हैं, तो हम लोग नगद डिस्काउंट का लेखा लिखते हैं, जिससे हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में अभी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं कि द डिस्काउंट कॉलम इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड, तो हम लोग कौन से डिस्काउंट का लेखा लिखते हैं, तो हम लोग कैश डिस्काउंट का लेखा लिखते हैं। मैंने डिस्काउंट पर एक क्लास अलग से बनाई हुई है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। इस क्लास के बाद हम लोग पार्टनरशिप की बात करेंगे, और पार्टनरशिप में हम लोग से जो बातें हैं मैंने बताई हुई हैं उनको हम लोग जरूर करेंगे, ठीक है। और रहा देखो, अगर आप लोगों को जैसे मान लो स्लो लगता है, मेरा वीडियो स्लो लगता है, तो आप लोग आराम से स्पीड को बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब में आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता होगा, तो वहाँ पर आप लोग आराम से उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और भी अगर आप लोगों को फास्ट चाहिए तो आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को फास्ट मूवमेंट करके आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आप लोगों के कमेंट पर इम्प्लीमेंट जरूर करता हूं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 19 नंबर की बात करते हैं। 19 नंबर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, कि 19 नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं, और 19 नंबर में लिखा हुआ है कि जब एक ही समय में नगद और बैंक कॉलम के दोनों खानों के दोनों पक्षों में लेन देन को दिखाया जाता है, तो उसे कहते हैं, मैंने बताया था, तो उसे हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, ठीक है।
तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। उसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग हिंदी में उभय पक्ष एंट्री कहते हैं, उभय पक्ष प्रविष्टि कहते हैं। तो हिंदी पर ज़्यादा मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, ऐसा नहीं है कि हिंदी में आता है या हिंदी वाले इंग्लिश को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप लोग अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। एग्ज़ाम आप लोगों का ऑनलाइन होता है तो उसमें लैंग्वेज का ऑप्शन ऊपर आता है प्रत्येक क्वेश्चन में, तो उसमें आप लोग तुरंत माउस से आप लोग आराम से उसको बार बार चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं और हम लोगों को ऑप्शन भी नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और ये हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 20 नंबर में लिखा हुआ है कि छोटे भुगतानों को दिखाए जाने वाली वही को क्या कहते हैं। छोटे जो भुगतानों को दिखाए जाने वाली वही को क्या कहते हैं। मैंने बताया हुआ है कि छोटे छोटे लेन देनों के लिए हम लोग किस वही को लिखते हैं, लघु रोकड़ वही कहते हैं, उसे रोकड़ वही कहते हैं। दो खाने वाली रोकड़ वही कहते हैं। इंग्लिश पढ़िए कि खुदरा रोकड़ वही को लघु रोकड़ वही भी कहते हैं, इसी को खुदरा रोकड़ वही भी कहते हैं, खुदरा रोकड़ वही, और इसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पेटी कैश बुक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने आप लोगों को 20 क्वेश्चन कराए हैं कैश बुक के। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है क्लास तो आप लोग इसको लाइक करें और मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है आप लोगों के लिए तो उसको बताइए, आप लोग इसको किस प्रकार से और अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं तो आप लोग ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें इसको, और एसपी एजुकेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आगे और भी क्लासें अच्छी आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। तो बस आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए, सेल्फ स्टडी जरूर करिए। आप लोग सेल्फ स्टडी के बिना कुछ नहीं हो सकता, चाहे कोई भी यूट्यूब पर कितना ही मैराथन दे दे, आप लोगों को सेल्फ स्टडी जरूर करना है। और रिवीजन भी आप लोग साथ ही साथ में थोड़ा रिवीजन करते रहिए। प्रत्येक ये सोचिए कि हमें एक टॉपिक रोज कंप्लीट करना है। चाहे हम लोग रॉयल्टी की बात करें, रॉयल्टी में हम लोग सोचिए कि रॉयल्टी की क्लास भी आप लोगों को डिटेल में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, बहुत ही जल्द आप लोगों को रॉयल्टी मिलेगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पार्टनरशिप मिलेगी, पहले क्या मिलेगी, पार्टनरशिप मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि रॉयल्टी क्या होती है, रॉयल्टी में रॉयल्टी किस प्रकार से होती है, रॉयल्टी के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। और उपपट्टा क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, लघुकार राशि जैसे शॉर्ट वर्किंग कहते हैं, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस सेशन मैंने आप लोगों से एस्टेट करके 2024 बिहार एस्टेट की डाले प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसको आप लोग जरूर देख सकते हैं। अगर मेरे द्वारा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।